नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है समीसर संख्या के एक और वीडियो में। पहले वीडियो में हम क्या देख चुके हैं, समीसर संख्या का बेसिक हमारा कवर हो चुका है, जिसमें हमने देखा कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं और वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के मिश्रण से जो बन के मिलती हैं वो समीसर संख्या होती हैं। फिर हमने उसका बीजगणित देख लिया। युग्मी हमारा हो चुका है, जिसे हम जेड बार बोलते हैं। इसके अलावा निरपेक्ष मान हमने निकालना सीख लिया, जिसे हम मापांक ऑफ जेड से दर्शाते हैं। और हमारा आर्गेंट आरेख हो गया, जिसमें हम इनको पॉइंट के रूप में दर्शा सकते हैं ना। इसके बाद हमने कोणांक थीटा भी निकालना देख लिया। तो यहाँ तक हमारा कवर हो चुका है। ठीक है, तो एक बार मोटा मोटी इस पे रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे क्या इस इन पे आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2023 के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि कोई भी संख्या ऋणात्मक संख्या का अगर हम क्या ले लें, वर्गमूल ले लें, तो वो हमारी क्या बन जाती है, काल्पनिक संख्या बन जाती है। √-1 को हमने आइटा लिख लिया था। कोई भी समीसर संख्या जिसमें एक वास्तविक भाग हो और एक काल्पनिक भाग हो वो क्या कहलाती है, समीसर संख्या कहलाती है। इसमें बी और ए ये वास्तविक संख्या है, लेकिन आइटा बी हमारा क्या है, काल्पनिक संख्या है। ठीक है, ये हमने देख लिया था। इसके बाद हमने क्या देखा था, हमने दो समीसर संख्याओं को ऐड करना सीख लिया था, उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है और उनको डिवाइड कैसे करना है ना। ये चीज़ हमारी हो गई थी। इसके बाद हमने किसी भी समीसर संख्या का क्या निकालना सीख लिया था, निरपेक्ष मान निकालना सीख लिया था, जो कि क्या होता है, इसके वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग के वर्गों के योग का धनात्मक वर्गमूल होता है। रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, इसका भी पॉजिटिव मान लेना होता है ना। हमारा मापांक हो गया था। इसके बाद हमारा अगला हो गया था क्या, आर्गन तल में हमने इन्हें दर्शाना सीख लिया था। एक्स एक्स पे सारी वो संख्याएं जिनका काल्पनिक भाग 0 है वो आती हैं, इसलिए इसे हम वास्तविक अक्ष भी बोलते हैं। और वाई एक्सेस पे क्या है, वो सारी संख्याएं जिनका क्या हो, वास्तविक भाग 0 हो, जिसमें क्या और काल्पनिक भाग हो, वो सारी समीसर संख्याएं आती हैं, इसलिए हम इसे काल्पनिक अक्ष भी बोलते हैं। और बिंदु के द्वारा हम किसी भी को दर्शा सकते हैं। और अगर जैसे ये समीसर संख्या जेड है, जिसे हम एक्स कोमा वाई से दर्शा रहे हैं, इसका मतलब जेड बराबर एक्स प्लस आइटा वाई है। और इसको अगर मूल बिंदु से मिला देंगे तो इस रेखा की जो दूरी है वो मॉड जेड होगी, और जो ये एंगल थीटा होगा ये कोणांक कहलाता है। थीटा हमने सीखा था कि tan इनवर्स मोड वाई बटा एक्स निकाल लो, फिर देख लो कि पॉइंट आपका कौन से क्वाड्रेंट में है। पहले में थीटा, दूसरे में पाई माइनस थीटा, तीसरे में पाई माइनस थीटा पूरे का माइनस, और चौथे में माइनस का थीटा। और हमने ये भी सीखा था कि यह इसके मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक रहते हैं, माइनस पाई से पाई के बीच में रहते हैं। इसके साथ साथ हमने इनके गुणधर्म भी सीखे थे, जैसे मापांक के गुणधर्म सीखे थे कि अगर कोई भी समीसर संख्याएं क्या है, एक से ज़्यादा मल्टीपल में है, तो मापांक इन पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, लेकिन प्लस में ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ये हमने सीखा था। इसके अलावा स्युंगमी की प्रॉपर्टी सीखी थी हमने। स्युंगमी तो प्लस हो चाहे माइनस हो, सब में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो चाहे अपना मल्टीप्लाई में हो, है ना। इसी प्रकार एक से ज़्यादा समीचर संख्या में मल्टीप्लाई है, अगर पूरे का स्युंगमी पूछ गए तो आप अलग अलग स्युंगमी निकाल के भी उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसके बाद हमने क्या देखा था, कोणांक निकालना देखा था। कोणांक में हमने प्रॉपर्टी सीखी थी, हम किसी भी समीचर संख्या जेड या कोणांक आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड से दर्शाते थे, और कोई भी दो समीचर संख्या उनके मल्टीपल का अगर आर्ग्यूमेंट निकाल रहे हैं तो क्या निकालेंगे, उनका अलग अलग निकाल के सम कर देंगे, है ना। अब ये कैसे आता है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, जब हम इनका निरूपण देख रहे होंगे कि समीसर संख्या को कैसे कैसे लिख सकते हैं। उसमें एक हमारा आइलर मेथड या एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगा, जिसमें हम किसी भी समीसर संख्या को मोड जेड इंटू ई की पावर आइटा थीटा से लिख सकते हैं। वहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये कैसे आता है। ठीक है, इसको वहाँ पे प्रूफ करके हम देखेंगे। तो मेनली ये हमारे इतने टॉपिक कवर हो चुके थे। अब इन पे देख लेते हैं जेईई मेन 2023 के कुछ क्वेश्चन जो इन पे आए हुए हैं ना। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए बराबर बी नहीं है, और ए और बी दोनों क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, शून्यतर मतलब शून्य के अलावा कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है, आगे क्या बोला है, एक समुच्चय एक्स है, एक्स में क्या है, अव्यय जेड है। जेड क्या है आपका, ये अपनी समीसर संख्या है। सी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। समीसर संख्याओं के समुच्चय को किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं, जैसे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को आर से लिखते हैं। उसी प्रकार समीसर संख्या के समुच्चय को जेड या सी से लिखते हैं, और समीसर संख्या को स्मॉल जेड से लिखते हैं। ठीक है, तो ये आगे क्या बोल रहा है, वही समीसर संख्याएं लेनी है जिनका रियल पार्ट ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड बराबर बी आए, और रियल पार्ट बी जेड स्क्वायर प्लस ए जेड का बी आए। तो हमें देखना है कि इसमें ऐसे कितने अवयव आ सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात तो हमारी समीकरण संख्या क्या है, जेड है, तो हम इसे एक्स प्लस आइटा वाई मान लेते हैं। फिर इसने क्या किया, वही जेड आएंगी जो दो इन कंडीशन को क्या करेंगी, फुलफिल करेंगी। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड चाहिए, और फिर हम इसका क्या निकालेंगे, रियल पार्ट निकाल के उसको ए के बराबर कर देंगे, तो एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, बी जेड स्क्वायर प्लस ए जेड निकालेंगे, फिर इसका वास्तविक पार्ट निकाल के बी के बराबर कर देंगे, दो इक्वेशन आ गई। दोनों को सोल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास एक्स और वाई आ जाएंगे, और उनसे हम देख लेंगे कि कितने हुए हमारे आ सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे तथा दे रखा है, तो दोनों कंडीशन एक साथ हमें सेटिस्फाई करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जेड स्क्वायर की जरूरत पड़ रही है, तो जेड स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो एक्स प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई हो जाएगा। अब पहला निकालते हैं क्या, ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड। ए जेड स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई आ जाएगा, प्लस बी इंटू जेड की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस आइटा वाई आ जाएगा। अब हमें काल्पनिक भाग से कुछ लेना देना है नहीं, हम क्या करते हैं, इसका रियल पार्ट ही अलग कर लेते हैं। क्यों, हमें क्या जरूरत है, सिर्फ रियल पार्ट की। तो यहाँ ए मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से, तो यहाँ से हमारा रियल पार्ट आएगा, ये काल्पनिक पार्ट है। बी मल्टीप्लाई होगा एक्स से, तो बी एक्स हमारा वास्तविक पार्ट आएगा। बाकी आइटा से मल्टीप्लाई होगा वो काल्पनिक पार्ट आएगा, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो पहली तो हमारी समीकरण यहाँ से निकल के आ गई, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर ए, ठीक है। ये हमारी पहली समीकरण आ गई। अब दूसरी समीकरण के लिए क्या करते हैं, बी जेड स्क्वायर प्लस ए जेड निकाल लेते हैं। बी जेड स्क्वायर प्लस ए जेड, जेड स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई आ जाएगा, प्लस ए इंटू जेड की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस आइटा वाई आ जाएगा। अगेन हमें तो इसकी क्या चाहिए, सिर्फ रियल पार्ट चाहिए, तो रियल पार्ट अलग कर लेते हैं। यहाँ बी मल्टीप्लाई होगा किससे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से, और यहाँ ए एक्स से मल्टीप्लाई होके वास्तविक पार्ट देगा। बाकी में आइटा आएगा तो वो काल्पनिक भाग होगा, वो हमें नहीं चाहिए। और ये किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो ये हमारी क्या बन गई, दो इक्वेशन बन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक बार दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही माइनस करेंगे, पहली इक्वेशन में क्या दे रखा था, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए थी, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। और माइनस क्या कर देंगे, ये पूरी इक्वेशन बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी बराबर 0। अब क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली टर्म एक जगह कर लेते हैं, और इसको क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ तो बचेगा आपका ए, यहाँ से आ जाएगा माइनस बी। इसी प्रकार एक्स वाली टर्म एक जगह कर लेते हैं, और उसमें से एक्स कॉमन ले लेंगे, तो बी माइनस ए आ जाएगा। और इसी प्रकार फिर कांस्टेंट क्या आ जाएगा, बी माइनस ए बराबर 0। पूरे में से हमें दिख रहा है क्या, ए माइनस बी क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जैसे ही कॉमन लेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, यहाँ बी माइनस ए है, कॉमन ले रहे हैं माइनस बी, तो ये एक माइनस पीछे छूटेगा। इसी प्रकार यहाँ बी माइनस ए है, कॉमन ले रहे हैं 1, तो यहाँ से भी एक माइनस पीछे छूट, है ना। तो ये हो गया, कॉमन ले लिया। अब देखो किन्हीं भी दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन क्या है, 0। तो या तो ए माइनस बी बराबर 0 है, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 है, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्या आएगा, ए बराबर बी आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन वाले ने क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बराबर बी तो है नहीं, तो ये कंडीशन तो हमारी हो नहीं सकती। तो हमारे पास एक एक्स और वाई में थर्ड इक्वेशन निकल के आ गई, जो कि प्योर एक्स और वाई में, ठीक है। इसी प्रकार अब क्या करते हैं, ए बी को हटा के एक और इक्वेशन बनाने के लिए एक्स वाई में क्या करते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही प्लस करेंगे, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए, प्लस दूसरी इक्वेशन है बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी बराबर 0। अगेन हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की टर्म को एक जगह कर लेते हैं, कॉमन लेंगे, यहाँ से ए आ जाएगा, यहाँ से प्लस का बी आ जाएगा। इसी प्रकार बी एक्स प्लस ए एक्स में से एक्स कॉमन ले लेंगे, तो ए प्लस बी बन जाएगा। ये माइनस ए माइनस बी में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा, ए प्लस बी बच जाएगा। अगेन हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस बी तो कॉमन आ गया पूरे में से, और ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। सेम कंडीशन कि या तो ए प्लस बी बराबर 0 है, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 है ना। अब देखो पहला केस क्या बोल रहा है, ए प्लस बी बराबर 0। जैसे ए प्लस बी बराबर 0 है, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 बन जाएगी। ये कहाँ से लिखा है मैंने,
यानी ये इक्वेशन वापिस लिखिए, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स -1 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई की हम कोई भी वैल्यू रख दें। क्यों? क्योंकि ये फाइनली मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, 0 से, तो ऑल और 0 0 ही देगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एक्स और वाई क्या ले सकते हैं, आर में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ से तो हमारे एक्स प्लस आइटा वाई हमारे हुए, हमारे समुच्चय का हुए क्या है, जेड। एक्स प्लस आइटा वाई, तो इनकी संख्या कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी, जबकि ऑप्शन में ऐसा कोई आंसर है नहीं, है ना। तो ये क्या हुआ, दोबारा समझा देता हूँ। ये इक्वेशन बनी, यहाँ से पिछली बार में तो क्या था, ए बराबर बी आ गया, इसके लिए तो क्वेश्चन ने दे रखा था कि ए बी बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ से क्या आया, ए बराबर माइनस बी आया, इसके लिए क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा। इसका मतलब ये हो सकता है, जैसे ही ये होगा, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, 0 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स -1 बराबर 0। अब एक्स और वाई की आप कुछ भी वैल्यू रखो, यहाँ कुछ भी बनेगा, 0 से होकर हमेशा क्या देगा, 0 यहाँ। इसका मतलब एक्स और वाई की हम कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं। तो एक्स और वाई कितनी संख्याएं आ गई, अनंत संख्याएं आ गई। तो हमारे कितने अलग है, अनंत अलग है। लेकिन ये ऑप्शन में हमारे है नहीं। अगर हम ऑप्शन ध्यान से देखें, हमारे पास ऑप्शन क्या है, 2 0 3 1। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये ए प्लस बी बराबर 0 नहीं है। अगर ये 0 होता तो इन्फानाइट हल होते, तो ऑप्शन में ऑप्शन होना चाहिए था। इसका मतलब दूसरा केस लागू होगा। दूसरा केस क्या कहता है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस एक्स -1 बराबर 0। ये क्या आ गई, चौथी इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, तीसरी इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूँ, जो हमने निकाली थी वो क्या थी, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स -1 बराबर 0। तो ये हमारी अब फाइनली एक्स और वाई में दो इक्वेशन आई है। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले दो दी गई कंडीशन थी, उनने उसमें से हमारे पास दो इक्वेशन आई, लेकिन हमने देखा उसमें तो कौन फंसे पड़े थे, ए और बी। तो हमने उनको हटाने के लिए क्या किया, एक बार उनको ऐड कर दिया, एक बार माइनस कर दिया। इससे क्या हुआ, एक बार ए प्लस बी पूरे में से कॉमन आके हट गया, और एक बार ए माइनस बी पूरे में से कॉमन आके हट गया। फिर हमारे पास बच गई एक्स और वाई में दो इक्वेशन। अब इनको सोल्व करके हमें क्या करना है, आंसर निकालना है। अब क्या करते हैं, एक बार इनको ऐड कर देते हैं, जैसे ऐड या माइनस कर देते हैं, है ना। 4 में से 3 को जैसे माइनस करेंगे वाई उड़ जाएगा, है ना। या फिर क्या करते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बराबर क्या आ गया, x+1, है ना। तीसरी से एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बराबर क्या आ जाएगा, x+1। ये वैल्यू किस में रख देते हैं, फोर्थ में। तो x+1 प्लस x-1 बराबर 0। यहाँ से आ गया 2x बराबर 0। यहाँ से क्या आ गया, x बराबर 0। अब क्या करते हैं, x बराबर 0 इसमें किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं, जैसे थर्ड में रख दिया तो 0 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 0 -1 बराबर 0। यहाँ से क्या आ गया, वाई स्क्वेयर बराबर -1। तो वाई बराबर क्या आ गया, √-1 यानी आइटा। लेकिन हमने शुरू में क्या लेके चले थे, हम तो z बराबर x प्लस आइटा वाई, और x और y हमारी क्या थी, वास्तविक संख्याएं। y हमारी काल्पनिक संख्या नहीं है, आइटा y हमारी क्या है, काल्पनिक संख्या है। तो y हमारी वास्तविक संख्या थी, लेकिन यहाँ पे आंसर तो क्या आ गया, आइटा। इसका मतलब ये y की वैल्यू नहीं ले सकता, यानी x बराबर 0 के लिए y बराबर क्या आ गया, कोई आंसर नहीं आया। तो क्या कितने हलाए, 0 हलाए, कोई आंसर आया ही नहीं, है ना। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो दी गई कंडीशन थी कि az² प्लस bz निकालो, हमने निकाला। सबसे पहले हमने z मान लिया, x प्लस आइटा वाई, क्यों दे रखा है, क्या है, काल्पनिक वो समिश्र संख्या है, जिसमें हमें पता है कि x और y हमारी क्या रहती है, हमेशा वास्तविक संख्याएं रहती हैं। और दूसरा क्या बोला, bz² प्लस az, इन दोनों के रियल पार्ट निकाले, दो इक्वेशन आई, दोनों में से a और b को एलिमिनेट करने के लिए एक बार माइनस कर दिया, एक बार प्लस कर दिया। पहले वाले से क्या है, दो कंडीशन बनी, ए बराबर बी, जो कि हो नहीं सकता। क्वेश्चन में सबसे पहले ही दे रखा है कि ए बराबर बी नहीं हो सकता। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आ गई एक्स और वाई में। दूसरे से क्या हुआ, अगेन दो कंडीशन निकली। पहली बोल रही है ए प्लस बी बराबर 0। अगर ए प्लस बी 0 हो गया तो एक्स और वाई के कितने हल आ गए, इनफाइनाइट हल आ गए, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। फिर क्या हुआ, दूसरी इसका मल्टीप्लीकेशन 0 हो सकता है, तो वहाँ से एक इक्वेशन और आ गई। एक्स और वाई में दो इक्वेशन आई, दोनों को सोल्व किया, एक्स बराबर 0 आ गया और y बराबर आइटा आ गया। लेकिन हमें पता है x और y तो हमारी वास्तविक संख्या थी, इसका मतलब y आइटा नहीं ले सकता। यानी x बराबर 0 के लिए कोई भी y नहीं आया, और y नहीं आएगा तो तब तक z बनेगा नहीं। क्यों, z बनाने के लिए x एंड y दोनों चाहिए, अकेले x से तो नहीं बनने वाला। इसका मतलब कोई भी आंसर नहीं आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि थीटा आपको 0 से 2 पाई में लेना है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है अपने क्वेश्चन, 0 से 2 पाई में लेना है। फिर एक ये समिश्र संख्या दे रखी है, ये क्या बोल रहा है, पूर्णतः काल्पनिक है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, z मान लेते हैं। ये हमारी क्या होगी, 1 + 2 आयोटा
साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आइटा साइन थीटा। काल्पनिक है, इसका मतलब इसका रियल पार्ट क्या होने वाला है 0। तो रियल पार्ट निकालने के लिए हर में से पहले आइटा को हटाना पड़ेगा। तो आइटा में जो समीकरण संख्या है 1 माइनस आइटा साइन थीटा, हम क्या करेंगे इसके चुंगमी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। क्यों गुणा करेंगे? क्योंकि हमें पता है किसी भी समीकरण संख्या को उसके चुंगमी से गुणा करने पे क्या बचता है, सिर्फ वास्तविक भाग बचता है, जो कि क्या होगा मोड जेड का स्क्वायर, है ना। ये हमने पहली प्रॉपर्टी में सीख लिया है, किसके, मापांक के, और चुंगमी में हमने गुणधर्म में ये चीज देखी थी। इसीलिए हम क्या करते हैं ऊपर नीचे इसके चुंगमी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि नीचे हमारा आइटा ना बचे हर में। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जेड क्या बन जाएगा, जेड बराबर आ जाएगा ऊपर वाला जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आइटा साइन थीटा प्लस 2 आइटा साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या बन जाएगा इस समीकरण संख्या के मापांक का स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। मापांक में रूट आता है तो स्क्वायर में रूट आएगा नहीं। अब हम क्या करते हैं इसका रियल पार्ट निकाल लेते हैं, जिसको हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो रियल पार्ट ऊपर तो क्या आएगा, ये तो काल्पनिक है, ये भी काल्पनिक है, ऊपर क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या करना है 0। अब देखो नीचे क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमेशा 0 से बड़ा, 0 और 1 के बीच में 0 से बड़ा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये तो कहाँ चला जाएगा 0 में चला जाएगा। तो क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो यहाँ से दो वैल्यू आएंगी, साइन थीटा बराबर 1/√2 और साइन थीटा बराबर माइनस का 1/√2। अब हमें पता है थीटा कहाँ से कहाँ है, क्वेश्चन में पहले ही दिया गया 0 से 2 पाई के बीच में लेना है, तो 0 से 2 पाई के बीच की वो सारी थीटा ले लेंगे जो 1/√2 दे या फिर माइनस का 1/√2 दे। अब आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे साइन थीटा का ग्राफ बना लेते हैं। अब साइन थीटा का ग्राफ तो अनंत तक जाता है, लेकिन हमें पता है 0 से 2 पाई के बीच में ही बनाना है हमें, तो ये हमारा पाई हो गया, ये हमारा 2 पाई हो गया। अब साइन थीटा बराबर पहले क्या चाहिए 1/√2, 1/√2 कहीं यहाँ होगा, 1/√2 की एक रेखा खींच देते हैं, ग्राफ को कितनी जगह काटी 2 जगह, तो ये हमारी 2 क्या आ जाएंगी थीटा की वैल्यू आ जाएंगी। ये वैल्यू कितनी होगी पाई/4, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी पाई माइनस पाई/4। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये गैप और ये गैप बराबर होगा, ये पाई/4 है, यहाँ पे पाई है, इससे पाई/4 पीछे ही है। इसी प्रकार दूसरा क्या है -1/√2, है ना। साइन थीटा बराबर दूसरा क्या है माइनस का 1/√2 मान लेते हैं, यहाँ कहीं है, मान लेते हैं यहाँ कहीं है, तो यहाँ पे हम एक रेखा डालेंगे -1/√2 की, ग्राफ को 2 जगह काटेगा। अब ये क्या है पाई से पाई/4 पॉइंट आगे, तो ये वाला थीटा कितना आ जाएगा पाई प्लस पाई/4, और ऐसे ये क्या होगा 2 पाई से पाई/4 पीछे, तो 2 पाई माइनस पाई/4। तो हमारे थीटा क्या क्या आ गए, एक तो पाई/4 आ गया, एक पाई माइनस पाई/4 आ गया, एक पाई प्लस पाई/4 आ गया, और 2 पाई माइनस पाई/4 आ गया। तो 4 थीटा आ गया। अब क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है, अवयवों की संख्या ना पूछ के उनके अवयवों का क्या पूछ रखा है, योग पूछ रखा है। तो इनका क्या कर देंगे समेशन कर देंगे। जैसे ही समेशन करेंगे ये प्लस का पाई/4 माइनस का पाई/4 गया, प्लस का पाई/4 माइनस का पाई/4 बचा, क्या पाई प्लस 2 पाई कितना बचा 4 पाई, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा त्रिकोणमिति भी हमें देखने को मिल गई कि हम कैसे रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, पूर्णतः काल्पनिक संख्या दे रखी थी, हमने उसको पहले क्या किया सोल्व किया, हर से क्या हटाया थीटा को आइटा को हटाया, हर से आइटा हटाने के लिए उसके संयुग्मी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि किसी भी समिश्र संख्या को उसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई करने पर मापांक ऑफ जेड स्क्वायर आता है, जो कि क्या है वास्तविक संख्या है ना। मापांक जेड हमें पता है वास्तविक संख्या होती है। उसको जैसे ही किया रियल पार्ट निकाला, उसका 0 किया, साइन थीटा की क्या आ गई दो वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√2। हमने रूट निकालने के लिए इसका ग्राफ की मदद ले ली। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फाइनली, तो 4 रूट आए, चारों का हमने योग कर दिया और हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो शून्येतर समिश्र संख्या, इसका मतलब दो समिश्र संख्या है जो 0 नहीं है। तो सबसे पहले मान लेते हैं z1 बराबर ले लेते हैं x1 प्लस आइटा y1, z2 बराबर ले लेते हैं x2 प्लस आइटा y2। आगे क्या बोल रहा है रियल पार्ट ऑफ z1 z2, इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा z1 और z2 का मल्टीप्लाई निकालना पड़ेगा, गुणा निकालना पड़ेगा।
तो यहाँ निकाल लेते हैं z1 इंटू z2 क्या होगा x1 प्लस आइटा y1 इंटू x2 प्लस आइटा y2। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे x1 को x1 x2 बन जाएगा प्लस आइटा इंटू x1 y2 बन जाएगा। अब आइटा y2 से मल्टीप्लाई कर आइटा y1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, एक बार x को, और जैसे ही आइटा y1 को आइटा y2 से मल्टीप्लाई करेंगे आइटा स्क्वायर -1 दे देगा, तो माइनस का y1 y2। अब इसका हमें क्या करना है, रियल पार्ट निकालना है। तो रियल पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, x1 x2 माइनस y1 y2, और वो क्या करना है 0। तो पहली कंडीशन तो क्या आ गई, x1 x2 माइनस y1 y2 बराबर 0 आ गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है z1 प्लस z2। तो z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 आइटा कॉमन आके y1 प्लस y2। इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा x1 प्लस x2। तो यहाँ से क्या आ गई x1 प्लस x2 बराबर 0। तो दो समीकरण हमारे पास किस में आ गई, x1 और y1 में। अब देख लेते हैं क्वेश्चन वाले को क्या चाहिए। क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा संभव है। क्या बोल रहा है, इमेजिनरी पार्ट z1 ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, और अगले में दे रहा है नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से हम कोई रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से x1 बराबर क्या रख सकते हैं, -x2 रख सकते हैं, है ना। जैसे इसमें x1 बराबर x2 रखेंगे तो y1 y2 बराबर कितना है, x1 x2 है। x1 की जगह क्या रख देंगे, माइनस का x2 इंटू x2 पहले से, जो कि क्या बन गया x2 का स्क्वायर। हमें पता है x2 स्क्वायर क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। तो हम ये अपने को जैसे इस मिश्र संख्या मानी, वहाँ से हमें पता होनी चाहिए सारी क्या है वास्तविक संख्या है। किसी भी वास्तविक संख्या का स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा, 0 से बड़ा, पॉजिटिव रहने वाला है, 0 से बड़ा रहने वाला है ना। जैसे 0 से बड़ा लेगा, लेकिन माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस x2 स्क्वायर क्या रहेगा, 0 से छोटा रहेगा। इसका मतलब y1 y2 क्या है आपके, 0 से छोटा। y1 और y2 दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन क्या है, 0 से छोटा। 0 से छोटे का मतलब क्या है, नेगेटिव। दो संख्याओं का हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, और वो हमें क्या चाहिए, नेगेटिव। तो ये कब हो सकता है कि इनमें से एक संख्या पॉजिटिव हो, एक क्या हो पॉजिटिव, और एक क्या हो नेगेटिव, चाहे कौन सी भी हो, तभी इन दोनों का गुणा क्या आएगा, माइनस आएगा, है ना। दोनों नेगेटिव हो गई तो आंसर प्लस आ जाएगा, दोनों प्लस हो गई तो प्लस आ जाएगा। एक केस बनता है कि इनमें से एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो एक बार एक को y1 को पॉजिटिव कर देते हैं एंड y2 को नेगेटिव कर देते हैं, तो आंसर नेगेटिव बन जाएगा। और एक बार क्या करते हैं, y1 को नेगेटिव कर देते हैं और y2 को पॉजिटिव कर देते हैं। तो यहाँ से तुम्हारा क्या बन गया, y1 बोले तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 क्या आपका 0 से बड़ा, और y2 बोले तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 0 से छोटा। दूसरे से क्या बना, या फिर क्या हो सकता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 तो नेगेटिव हो जाए और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 पॉजिटिव हो जाए। यानी दोनों के इमेजिनरी पार्ट हैं वो क्या होने चाहिए, अपोजिट साइन के होने चाहिए। जैसे इसमें दोनों सेम साइन के, ये हमारा नहीं हो सकता। इसमें दोनों अपोजिट साइन के चलेगा, इसमें दोनों पॉजिटिव साइन के चलेगा, इसमें दोनों अपने सेम साइन के नहीं चलेगा। तो हमारे क्या पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, बी और सी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, दो समिश्र संख्या थी, हमने मान लिया z1 बराबर x1 प्लस आइटा y1 x2 प्लस आइटा y2। z1 z2 निकाला, उसका रियल पार्ट 0 किया, हमारे पास क्या आ गया x1 x2 माइनस y1 y2 बराबर 0। दूसरी बार रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 0 किया, यहाँ से ये आ गया यहाँ। अब हमने देख लिया क्वेश्चन में ये बात कर रहा है सिर्फ किसकी, इमेजिनरी पार्ट की, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से x1 को इसमें रिप्लेस कर दिया। आप चाहते तो x2 को भी कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। y1 y2 बराबर क्या आएगा, माइनस x2 का स्क्वायर या फिर माइनस x1 का स्क्वायर आ जाएगा। जब आप क्या करोगे, x2 को माइनस x1 से रिप्लेस करोगे, लेकिन आएगा तो स्क्वायर ही। स्क्वायर किसी भी संख्या का पॉजिटिव होता है, लेकिन बाहर माइनस लगने से ये ओवरऑल क्या बन गई आपकी, ऋणात्मक संख्या बन गई। किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल क्या आ रहा है, ऋणात्मक। वो तभी हो सकता है जब इनमें से क्या हो, एक क्या हो पॉजिटिव हो और एक क्या हो नेगेटिव हो। तो दो संख्याएं तो कभी या तो ये पॉजिटिव या ये नेगेटिव, या फिर y1 नेगेटिव बन जाए y2 पॉजिटिव बन जाए, दो केस बनेंगे, करेक्ट आंसर निकल के आ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस बार ऑलरेडी इसने दे दिया, z बराबर क्या है, अल्फा प्लस आइटा बीटा। किसकी बात कर रहा है, मापांक ऑफ z+2 और z+4 इंटू 1 प्लस आइटा। तो यहाँ से क्या है, दो z+2 हमें पता है रियल पार्ट आएगा, यहाँ पे z बराबर रखेंगे, ये क्या है आपकी काल्पनिक संख्या है ना।
दोनों संख्याओं की तुलना करेंगे, रियल पार्ट बराबर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट बराबर करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास दो समीकरणें निकल के आएंगी। दो समीकरणें निकल के आएंगी, दो ही हमारे पास क्या होंगे, अननोन है। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही अल्फा बीटा की वैल्यू आई, हमारे मूल आ गए। मूल आते ही हम उनसे समीकरण निकाल लें। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मापांक को z+2 चाहिए। मापांक को अब z+2 क्या हो जाएगा, z की जगह क्या रख देंगे, अल्फा प्लस आइटा बीटा प्लस 2। तो वास्तविक पार्ट एक जगह कर देते हैं, अल्फा+2 प्लस आइटा बीटा। इसका मापांक निकालेंगे तो क्या करना है, वास्तविक भाग का स्क्वायर, तो अल्फा+2 का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा मापांक z+2। इसको पूरे को किसके बराबर करना है, z+4 इंटू 1 प्लस आइटा। जेड बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस आइटा बीटा। जैसे ही 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा, 4 प्लस आइटा। यहाँ से क्या बन जाएगा, वास्तविक भाग एक तरफ कर देते हैं और काल्पनिक भाग एक तरफ कर देते हैं। अब दोनों को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। हमारा मापांक ऑफ z+2 क्या निकल के आया, ये निकल के आया अल्फा+2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और z+4 इंटू 1 प्लस आइटा हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया अल्फा+4 प्लस आइटा इंटू बीटा+4। यहाँ पे आइटा की टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या है, 0 आइटा। दोनों तरफ क्या करते हैं, जैसे ही काल्पनिक भाग 0 करेंगे तो बीटा+4 क्या बन जाएगा, 0। वास्तविक भाग बराबर करेंगे तो अल्फा+4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये इस पूरे अंडर रूट के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी क्या आ गई, बीटा की वैल्यू तो निकल के आ गई, कितनी, -4। बीटा की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू इसमें रख देते हैं। अब अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग कर देते हैं। तो बीटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो इनको क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8 अल्फा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 16। 16 से 16 गया, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर गया, ये 8 अल्फा इधर आएगा माइनस का, 4 अल्फा बचेगा, इधर 4 बचेगा। अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1। अब हमारे पास क्या आ गई, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन वाले ने किसकी डिमांड की है, अल्फा प्लस बीटा की, जो कि -3 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा की, जो कि -4 हो जाएगा। अब हमें ध्यान देने वाली बात है कि हमारे मूल अल्फा और बीटा नहीं है। कहीं यहाँ आप मूलों का योग, मूलों का गुणा देख के इसको ये मत कर देना, x² + 3x - 4 = 0। और ये इसने ऑप्शन में भी दे रखा है x² + 3x - 4 = 0, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे मूल नहीं थे अल्फा बीटा। अब मूल कौन है, -3 और -4 हैं। तो अब क्या करेंगे, मूलों का योग निकालेंगे, जो कि -7 आएगा। मूलों का गुणनफल निकालेंगे, जो कि 12 आएगा। तो समीकरण क्या आ जाएगी, x² + 7x + 12 = 0। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, x² + 7x + 12 = 0। करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो समिश्र संख्या के बेसिक में सीखी थी कि किन्हीं भी दो समिश्र संख्याओं को बराबर करेंगे तो उनके रियल पार्ट भी बराबर होंगे और इमेजिनरी पार्ट बराबर होंगे। यहाँ से दो समीकरण बनेंगी, दोनों को सोल्व करेंगे, अल्फा बीटा आएगा आगे। तो फिर ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन बचता है, समिश्र संख्या का क्वेश्चन रहता ही नहीं है। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक समिश्र संख्या दे रखी है। ये क्या बोल रहा है, इस तरीके से कि ये पूर्णतः काल्पनिक है। जैसे ही काल्पनिक करेंगे यहाँ से एक समीकरण बनेगी, एक समीकरण इसने दे रखी है, दो समीकरण हो गई, दो ही हमारे पास अननोन है। हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ अब देखो इसको क्या मान लेते हैं, पूरी समिश्र संख्या को z1 मान लेते हैं। 2z - 3 आइटा बटा 2z + आइटा। एक मेथड है कि हम z = x + आइटा लिख दें, फिर नीचे वाली के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर दें और फिर उसका रियल पार्ट निकाल लें। लेकिन ये हम बहुत बार कर चुके हैं। हम क्या करते हैं कि हमें क्या दे रखा है, पूर्णतः काल्पनिक है। हमें पता है काल्पनिक होती है तो z + z बराबर क्या होता है, 0 होता है। मैंने बताया था आपको जब हम संयुग्मी के गुणधर्म पढ़ रहे थे कि z + z बराबर, एक बार हमने z बार किया था और एक बार z बराबर -z बार किया था। फिर हमने बोला था कि हमें उल्टा याद रखना है, ना कि हमें ऐसे याद रखना है कि z बराबर z बार है, इसका मतलब संख्या क्या है, पूर्णतः वास्तविक है। z बराबर -z बार है, इसका मतलब काल्पनिक। हमें क्या था, उल्टा याद रखना है। काल्पनिक है तो क्या होगा, z बराबर माइनस का z बार, या फिर हम बोले z + z बार बराबर 0। अब यहाँ पे z ना होकर हमारी समिश्र संख्या क्या है, z1। तो सबसे पहले इस समिश्र संख्या का क्या निकालते हैं, बार निकालते हैं। z1 बार का मतलब क्या होगा, z की जगह क्या रख देंगे, 2z - 3 आइटा अपॉन 2z + आइटा। इस पूरे काम में क्या चाहिए, बार चाहिए। अब ऊपर वाली अपने आप में पूरी एक समिश्र संख्या है, नीचे एक समिश्र संख्या है। यहाँ पे क्या होगा,
युग्मी की प्रॉपर्टी लग जाएगी। डिवाइड में दो समिश्र संख्याएं हैं और उनका बार है तो क्या होगा, ये बार दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऊपर वाली को मिल जाएगा और नीचे वाली को मिल जाएगा। अब क्या होगा, ऊपर वाली माइनस में तो फिर क्या होगा, हमारा सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना, बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हमने युग्मी की प्रॉपर्टी में पढ़ा था, है ना। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 2z बार माइनस 3 आइटा का युग्मी क्या हो जाएगा, प्लस का 3 आइटा, डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2z बार प्लस आइटा का युग्मी क्या आ जाएगा, माइनस आइटा। ये अब z1 बार आ गया। अब हम क्या करते हैं, बराबर 0 कर देते हैं। जैसे ही 0 करेंगे z1 बराबर तो 2z प्लस 3 आइटा आएगा, 2z प्लस आइटा आएगा। इसकी जगह z1 बार की जगह क्या आ जाएगा, 2z बार प्लस 3 आइटा डिवाइड में 2z बार माइनस आइटा बराबर 0। अब एलसीएम ले लेते हैं। जैसे ही एलसीएम लेंगे 2z माइनस 3 आइटा का मल्टीप्लीकेशन किससे हो जाएगा, 2z बार माइनस आइटा से, और 2z बार प्लस 3 आइटा का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2z प्लस आइटा से, और ये जो हर में होगा वो 0 के साथ जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं। ओपन करते हैं तो यहाँ से 2z इंटू 2z बार क्या बन गया, 4z है ना। आगे क्या बन जाएगा, 2 आइटा z बन जाएगा। अब माइनस 3 आइटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आइटा z बार, और -3 आइटा आइटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 बचेगा, है ना। इसी प्रकार इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4z बार z बन जाएगा, प्लस 2 आइटा z बार बन जाएगा, प्लस 6 आइटा z बन जाएगा, और माइनस का 3 बराबर 0। इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 4 z बार और हमारा क्या था, ओके ये 4 आएगा नहीं, हाँ 4 z बार, ये कि मिल के क्या बन गए, 8 z बार बन गए। इसी प्रकार 6 आइटा z माइनस 2 आइटा z क्या बचा, 4 का आइटा z, माइनस का 6 आइटा z बार प्लस का 2 आइटा z बार माइनस का 4 आइटा z बार बन जाएगा, माइनस का 3 माइनस 6 बराबर 0। तो ये फाइनली बन गया। अब इसमें से हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। जैसे 2 कॉमन लेंगे 4z बनेगा, प्लस 2 आइटा z माइनस 2 आइटा z बार, और माइनस का 3 बराबर 0। अब हमें पता है z बराबर हमारा क्या है, x प्लस आइटा वाई, तो z बार बराबर क्या हो जाएगा, 5 को z का स्क्वायर, जो कि क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो z बार की जगह क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें से पूरे में से क्या करेंगे, 2 आइटा कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, z माइनस जेड बार बराबर क्या होगा, x प्लस आइटा वाई माइनस एक्स माइनस आइटा वाई बराबर क्या आ जाएगा, 2 आइटा वाई आ जाएगा, है ना। z माइनस जेड बार की जगह क्या आ जाएगा, 2 आइटा वाई आ जाएगा। 2 आइटा बाहर है, 2 आइटा वाई यहाँ से आ गया, -3 बराबर 0। यहाँ से क्या आ गया हमारा 4x² तो ये आ गया और यहाँ से आ गया प्लस 4y² माइनस 4y माइनस 3 बराबर 0। ये फाइनली एक समीकरण आ गई, और एक समीकरण इसने हमें खुद दे रखी थी क्या, x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, और हमें वैल्यू किसकी पूछ रखी थी, y की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर 0, वो सॉरी 0 नहीं, इसकी वैल्यू पूछ रखी थी। तो हमें y में चाहिए पूरा, तो क्या करते हैं, x को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, x बराबर माइनस वाई स्क्वायर इसमें रख देते हैं, सॉरी 4 इंटू माइनस एक्स की जगह वाई स्क्वायर आएगा, और ये स्क्वायर पहले से बैठा है, प्लस 4y² आएगा, माइनस का 4y आएगा, 3 को उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 4y की पावर 4 प्लस 4y² माइनस 4y बराबर 3। तो y की पावर 4 प्लस y² माइनस y बराबर क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो हमें क्या करना था, x और y दो अननोन थे, एक इक्वेशन इसने दे रखी थी, एक इक्वेशन यहाँ से हमें निकालनी थी। अब इसके पूर्ण काल्पनिक के लिए दो तरीके होते हैं कि या तो इसके युग्मी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे से आइटा हटा दो और से, और उसका फिर क्या कर दो, रियल पार्ट z1 बराबर 0 कर दो, या फिर क्या कर दो, z1 प्लस z1 बार बराबर 0 कर दो और इसको सोल्व कर लो। इस बार हमने क्या किया, मेथड 2 यूज किया, हमने z1 बार ने यूज किया, और इसमें हमारी युग्मी के प्रॉपर्टीज गुणधर्म भी काम में है कि दो समिश्र संख्याएं अगर डिवाइड में है तो उन पे ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऊपर वाली को भी मिलेगा नीचे वाली को। दो संख्याएं प्लस या माइनस में है तो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। और इसको हमने सोल्व किया,
हमारे पास एक्स और वाई में एक इक्वेशन आ गई। हमें देखा कि आंसर में जो पूछ रखा है उसमें सिर्फ वाई है, यहाँ से हमने एक्स को रिप्लेस किया और हमारा आंसर बन गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद अटेंड करना है। सेम क्वेश्चन है, क्या दे रखी है, समीकरण संख्या दे रखी है। इस बार क्या बोला इसने, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है तो हम क्या कर देंगे, जेड बराबर जेड बार कर देंगे, है ना। जैसे ही जेड बराबर जेड बार करेंगे, इसको सोल्व करना आप, यहाँ से एक कंडीशन निकल के आ जाएगी एक्स बराबर 0। दूसरा, इसको देख के हमें पता है कि 4z प्लस 2i हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, ये 0 हो गया तो ये पूरी क्या हो जाएगी, अनडिफाइन हो जाएगी, है ना, अनडिफाइन ही हो जाएगी हमारी। तो हमें इसको 0 होने से रोकना है। अब ये हमें कुछ समझना पड़ेगा, कोई कोई संख्या हर में है तो उसको 0 नहीं होने देना। क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्या करेंगे यहाँ से तो एक ही आंसर निकल के आएगा, एक्स बराबर 0। इस दूसरे आंसर के लिए और किसी ने कोई कंडीशन दे नहीं रखी, तो हमें खुद दिमाग लगाना है कि 4z प्लस 2i बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 4z प्लस 2i बराबर 0 नहीं, मतलब 4z प्लस 2i क्या हो जाएगा, 4z की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस आइटा वाई। 4 प्लस 2i बराबर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। अब x तो ऑलरेडी 0 आ चुका है, आप उसको सोल्व करके देखना, z बराबर z बार 0 आ जाएगा। ये क्या आएगा, 4i वाई प्लस 2i बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ से क्या आ जाएगा, पूरे में से हमारा 2i कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2y प्लस 1 बराबर 0 नहीं होना चाहिए। हमें पता है 2y तो 0 होता ही नहीं है ना। तो क्या 0 नहीं होना चाहिए, 2y प्लस 1 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ से क्या आएगा, y बराबर -1/2। y बराबर 1/2 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि y आप पूरी वास्तविक संख्या ले लो, बस क्या मतलब 1/2 मत लो। और x बराबर हमारा क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। इन दो कंडीशन से हम क्या बनाएंगे, ऑप्शन बनाएंगे। ये क्या बोल रहा है, कौन सा सही नहीं है, x बराबर 0, x बराबर 0 आ रहा है हमारा, सही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। y क्या बोल रहा है, -∞ से -1/2 यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी, ये भी सही बात है, ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि r -1/2 को क्या लिख सकते हैं, हमें क्या है, सिर्फ -1/2 पे प्रॉब्लम है। इसके अलावा ये सारी ले लो, यानी -∞ से -1/2 तक सारी ले लो, फिर -1/2 से इन्फिनिट के आगे ले लो, बस 1/2 मत लो, है ना। इसका मतलब ये भी करेक्ट है, इसका हमें तो सही नहीं वाला चाहिए, है ना। इसी प्रकार अब देखो, इसमें क्या बोला, ये क्या है, अंतराल नहीं है, ठीक है। जैसे हम पॉइंट लिखते हैं ना 2,3, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट बराबर 2 है, y बराबर 3 है। तो इसमें इसने क्या ले रखा है, x बराबर 0 ले रखा है और y बराबर -1/2 ले रखा है। लेकिन y बराबर -1/2 नहीं हो सकता। इसका मतलब यही वो आंसर है जो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि इसने -1/2 ले लिया y को, और जैसे अब यहाँ से z बराबर क्या आ जाएगी, -1/2 आइटा आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, ये पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, जो कि नहीं बनाना था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि ए क्या है, इस बार कोई वास्तविक संख्या ना होके क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो ए बराबर हम ले लेते हैं x1 प्लस आइटा y1। आगे क्या बोल रहा है, दो समुच्चय दे रखे हैं ए और बी। ठीक है, तो 1 बाई 1 एक एक पे बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले समुच्चय में क्या दे रखा है कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स संख्या है, तो z बराबर हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे x2 प्लस आइटा y2 ले लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, ए प्लस जेड बार निकालो, उसका रियल पार्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए बार प्लस जेड से। तो देखते हैं, सबसे पहले 1/1। ठीक है, अब देखो ए बराबर हमने x1 प्लस आइटा y1 ले लिया है, जेड बराबर हमने x2 प्लस आइटा y2 ले लिया है। ठीक है, पहले में क्या दे रखा है, ए प्लस जेड बार चाहिए हमें, ए बराबर x1 प्लस आइटा y1 आ गया, जेड बार हमारा x2 माइनस आइटा y2 हो जाएगा। ये हमारा बन गया x1 प्लस x2 प्लस आइटा y1 माइनस y। अब हमें इसका क्या चाहिए, रियल पार्ट चाहिए। तो ये हमारा क्या आ गया, x1 प्लस x2 आ गया। दूसरा हमें क्या चाहिए, हम समुच्चय की बात कर रहे हैं पहले। ठीक है, तो ए पावर प्लस जेड चाहिए, जो कि x1 माइनस आइटा y1 हो जाएगा, प्लस x2 प्लस आइटा y2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा x1 माइनस x2 प्लस आइटा इंटू y1 प्लस y2। इसका हमें क्या चाहिए, इमेजिनरी पार्ट चाहिए। तो इमेजिनरी पार्ट क्या बन जाएगा, इसका काल्पनिक भाग y1 प्लस y2 बन जाएगा। क्वेश्चन वाले ने क्या दे रखा है, समुच्चय के लिए रियल पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट से बड़ा है। इसका मतलब x1 प्लस x2 बड़ा है किससे, y1 प्लस y2 से। तो यहाँ से ये कंडीशन निकल के आ गई। अब पहला ऑप्शन उठा लेते हैं,
क्योंकि पहले में किसकी बात कर रहा है, समुच्चय के बारे में बात कर रहा है। पहले में क्या बोल रहा है कि समिश्र संख्या का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के हैं 0 से बड़े। इसका मतलब समिश्र संख्या का रियल पार्ट था हमारा x1, इमेजिनरी पार्ट था y1, दोनों के हैं 0 से बड़े हैं, 0 से बड़े। तो उसके बाद क्या बोल रहा है कि समुच्चय ए में सभी वास्तविक संख्याएं हैं। समुच्चय ए में सभी वास्तविक संख्याएं होने का मतलब है कि z1 क्या है, z1 में सारी समिश्र संख्याएं, कैपिटल सी का सारी समिश्र जेड, कैपिटल Z1 बराबर क्या बराबर हो जाएगा, सॉरी सारी समिश्र संख्याएं, तो Z1 बराबर सी है। Z1 हमने क्या ले रखा है x2 प्लस आइटा y2। इसका मतलब x2 कोई भी वैल्यू ले सकता है और y2 भी कोई वैल्यू ले सकता है। क्यों? क्योंकि ये सारी जब इसके कहने के अनुसार Z1 क्या है, सभी समिश्र संख्याएं, सभी समिश्र संख्याएं तभी होंगे जब x2 कोई भी वैल्यू ले ले और y2 कोई वैल्यू ले ले। कोई भी वैल्यू लेने का मतलब कि x2 बिलोंग्स टू r हो और y2 बिलोंग्स टू r आ जाए। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वाले ने पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है कि यदि x1 ग्रेटर देन 0 है, y1 ग्रेटर देन 0 है, तो x2 एंड y2 क्या आ जाए, बिलोंग्स टू r आएगा। ये क्वेश्चन वाला पहला ऑप्शन कहना चाहता है। सभी वास्तविक संख्याएं हैं समुच्चय में, ओके। अच्छा, सभी काल्पनिक संख्याएं नहीं दे रखा है ना, सभी वास्तविक संख्याएं। चलो इसको थोड़ा सा कल हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, समुच्चय में सभी वास्तविक संख्याएं। इसका मतलब Z1 बराबर x2, सॉरी Z बराबर x2 प्लस आइटा y2 हमने ले रखा है, वो क्या है सारी वास्तविक संख्याएं। इसका मतलब y2 बराबर क्या है 0 है और x2 बिलोंग्स टू क्या है r है। ये कहना चाह रही है ना, y2 0 होगा तो वास्तविक संख्याएं बन जाएगी और सभी हैं, इसका मतलब x2 कोई भी वैल्यू उठा सकता है। लेकिन क्या ऐसा सत्य है, अभी देख लेते हैं। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। हमने पहले उसको काल्पनिक संख्याएं मान लिया था, यहाँ पे काल्पनिक संख्याएं ना बोल के ये क्या बोल रहा है, आपका z क्या है, रियल नंबर है, सारी वास्तविक संख्याएं हैं। इसका मतलब y2 बराबर आपका 0 है। तो जब x1 ग्रेटर देन 0, y1 ग्रेटर देन 0, तो इस समीकरण से हमें कैसे पता चलेगा कि y2 बराबर ये 0 है। तो हमारी क्या है कंडीशन, तो क्या है x1 प्लस x2 ग्रेटर देन होना चाहिए y1 1 प्लस y2 से। अब क्या बोल रहा है x1 0 से बड़ा, y1 0 से बड़ा, तो आप क्या करो कोई भी दो संख्याएं ले लो, ले ली 0 से बड़ी कोई दो संख्या ले ली। ये संख्या इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। जैसे ही पुट करेंगे 5 प्लस x2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 10 प्लस y2 से। y2 वो क्या बोल रहा है 0 है, क्यों, क्योंकि सभी वास्तविक संख्याएं की बात कर रहा है। तो यहाँ से x2 क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 5 आ जाएगा। क्या x2 ने सभी वास्तविक संख्याएं ले ली, नहीं ली, क्यों, क्योंकि ये तो 5 से बड़ी वाली लेगा। इसका मतलब एक कथन सत्य ऑलवेज सत्य नहीं है ना। कुल मिला के हमने क्या किया, इनको 0 से बड़ा किया। हमारे पास कंडीशन क्या रखी है समुच्चय ए के लिए कि x1 प्लस x2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए y1 प्लस y2 से। फिर ये बोल रहा है कि सभी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इसका मतलब y2 0 है, हमने y2 0 किया। उसके बाद x2 बिलोंग्स टू r आना चाहिए, हमने कोई भी दो वैल्यू उठा के रखी, हमने देखा कि x2 बिलोंग्स टू r नहीं आ रहा, इसका मतलब ये कथन गलत है। तो पहला कथन गलत है। अब चलते हैं दूसरे कथन पे, ठीक है। दूसरे कथन के लिए हमें क्या चाहिए, समुच्चय बी चाहिए। समुच्चय बी के लिए हमें इस बार क्या करना है, ए प्लस जेड बार का रियल पार्ट क्या करना है, छोटा करना है ए बार प्लस जेड से। तो ये रियल पार्ट हम ऑलरेडी निकाल सकें, x1 प्लस x2 आया। और दूसरा इमेजिनरी पार्ट चाहिए, वही वाला है, बस ग्रेटर देन की जगह क्या है लेस देन। तो इस बार क्या होगा, x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। समुच्चय बी के लिए क्या होगा, x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा y1 प्लस y2 से। इस बार क्या बोल रहा है ये कि इस बार ये क्या है 0 से छोटी है। तो x1 और y1 क्या है आपके 0 से छोटा है, रियल पार्ट ऑफ ए और इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए 0 से छोटा है। और तब क्या बोल रहा है कि z बराबर जो हमने x2 प्लस आइटा y2 बोल रहा है ये क्या है, बिलोंग्स टू r है, यानी y2 बराबर 0 है तो क्या आ जाएगा x2 बिलोंग्स टू r आना चाहिए। जबकि x1 y1 0 से छोटा है, तो 0 से छोटी हमारी कोई भी दो वैल्यू रख के देख लो, x बराबर -5 ले लिया, y1 बराबर -2 ले लिया। ये बोल रहा है x1 प्लस x2 लेस देन होना चाहिए y1 प्लस y2 से। तो x1 बराबर -5 रख दिया, लेस देन होना चाहिए y1 -2 प्लस y2 ये 0 बोल रहा है, क्यों, क्योंकि उसको वास्तविक संख्या की बात कर रहा है। तो यहाँ से x2 क्या आ जाएगा, लेस देन 3 आ जाएगा। क्या x2 बिलोंग्स टू r आया, क्या ये बोल रहा है सभी वास्तविक संख्या इसका पार्ट है, जो कि नहीं है। तो स्टेटमेंट दो भी गलत है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, असत्य है, ठीक है।
तो कुल मिला के हमने क्या किया, जो दे रखा था हमने दोनों संख्याएं मान ली, इनको हमने ये जो कंडीशन दे रखी है वो हमने निकाले, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। यहाँ से हमारे क्या पास बन गई, एक एक एसमिका बन गई। पहले में क्या दे दिया कि ये पॉजिटिव है, x1 और y1 दोनों पॉजिटिव हैं, तो क्या हो, सभी वास्तविक संख्याएं इसमें हैं, समुच्चय में सभी वास्तविक संख्याएं, यानी y2 बराबर 0 है और x2 बिलोंग्स टू r है। लेकिन जैसे इनको इस एक एसमिका से हम नहीं कह सकते कि अगर x1 और y1 पॉजिटिव हैं तो y2 बराबर 0 होगा और x2 बराबर कुछ भी होगा, इससे हम नहीं कह सकते, है ना। वो हमने क्या किया, हमने वैल्यू रख के देख लिया, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में अगेन हमें क्या बोल रहा है, एक समुच्चय है जिसमें क्या है, अव्यय क्या है, अपनी वही काल्पनिक संख्या है, और हमें क्या दे दिया, ये एक इक्वेशन दे दी, है ना। अब क्या होगा, इस इक्वेशन से क्या होगा हमारे पास, मैंने बोला था जब भी दो समिश्र संख्याएं बराबर होंगी तो वहां से दो समीकरण बनेंगी। कैसे बनेंगी, एक बार रियल पार्ट बराबर करेंगे और एक बार काल्पनिक पार्ट बराबर करेंगे। तो z बराबर हम क्या ले लेते हैं अपना, है ना, z बराबर वही अपना स्टैंडर्ड x प्लस आइटा वाई ले लेते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। तो हमें जेड स्क्वेयर की जरूरत पड़ेगी, तो पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 2 आइटा एक्स वाई बन जाएगा। अब देखो जेड स्क्वेयर प्लस, अब देखो जेड बार बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आइटा वाई हो जाएगा, और एक इसने यूज कर रखा है रियल पार्ट ऑफ जेड बार, जो कि क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। सारी वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं। जैसे ही पुट करेंगे जेड बार की जगह एक्स माइनस आइटा वाई, आइटा बाहर है, अंदर क्या दे रखा है, जेड स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई, प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बार एक्स हो जाएगा। अब क्या करते हैं, आइटा से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू आइटा आ जाएगा, इसके साथ आइटा मल्टीप्लाई होकर आइटा स्क्वायर बन के माइनस दे देगा, ये बन गया हमारा कुल मिला के, है ना। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ काल्पनिक भाग और वास्तविक भागों की तुलना कर देते हैं। इस साइड अपना का वास्तविक भाग क्या है, x, इस साइड क्या है माइनस का 2xy, तो पहली इक्वेशन तो आ गई ये। इस साइड हमारा काल्पनिक भाग क्या है, माइनस वाई, इस साइड क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये हमारे पास फाइनली क्या आ गई, दो समीकरण आ गई। अब हमें इन्हें 1 बाई 1 सोल्व करना है, तो पहले वाली को उठा लेते हैं एक्स। अब देखो इसमें कभी भी एक्स ऐसे काट मत देना, काटते ही हमने क्या किया, एक मूल गायब कर दिया, हमें काटना नहीं है, इनको एक तरफ लाना है। अब इसमें से हमें क्या करना है, कॉमन ले लेना है। दो संख्याओं का गुणनफल 0, इसका मतलब या तो x बराबर 0 या फिर 1 प्लस 2y बराबर 0। तो यहाँ से y बराबर आ गया माइनस का 1/2। तो अब दो केस बन गए, पहला केस बनेगा जब x बराबर 0 है, दूसरा केस जब y बराबर माइनस 1/2 है। जब x बराबर 0 है तो y की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, दूसरी समीकरण से। तो पहला केस ले लेते हैं, x बराबर 0, तो दूसरी समीकरण में जैसे ही 0 रखेंगे, 0 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 0, हमारे पास क्या आ गया, वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर 0। वही मैंने बोला था काटना नहीं है कभी भी, तो यहाँ से क्या है, दो वैल्यू आ गई, y बराबर 0 और y बराबर 1। तो फाइनली जब हमने x बराबर 0 लिया तो y बराबर 0 और 1 दो वैल्यू आ गई। इसका मतलब अब ये क्या आ गया, z आ गया 0 प्लस 0 आइटा और 0 प्लस आइटा, तो दो अव्यय तो यहाँ से आ गए। अब दूसरा हमारा क्या था, y बराबर माइनस 1/2, y बराबर माइनस का 1/2, ये हम क्या करेंगे, दूसरी समीकरण में रख देंगे। जैसे ही दूसरी समीकरण में रखेंगे, दूसरी समीकरण क्या थी, माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई 1/2 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1/4 बन गया, है ना, 1/4 बन जाएगा। और क्या है आगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, प्लस क्या बन जाएगा, एक्स। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1/4 प्लस 1/2, ये हमारा कितना बन जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 3/4, ये हमारा बन गया 3 माइनस का 3/4 बराबर 0। इसके फैक्टर होंगे x माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 बराबर 0। यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी, 1/2 और x बराबर माइनस का 3/2। तो जब y बराबर माइनस का 1/2 है तो x की वैल्यू आई 1/2 और माइनस का 3/2, तो समीकरण संख्या का बन जाएगी 1/2 और माइनस का 1/2 आइटा, और एक बन जाएगी जब x बराबर क्या है, माइनस का 3/2 और माइनस का 1/2। ये सारे क्या आ गए उस समुच्चय के
अव्यय आ गए। क्वेश्चन वाले ने हमें क्या पूछ रखा है, इसमें जो अव्यय उनका मापांक निकाल के उनके स्क्वायर का योग कर दो। सबसे पहले दोबारा सभी जेड लिख लेते हैं। एक आया 0 + 0 आइटा आया, और 0 + 0 आइटा आया। एक 0 + आइटा आया, एक हमारा आया 1/2 - 1/2 आइटा, और एक हमारा आया माइनस का 3/2 और माइनस का 1/2 आइटा। सबसे पहले इनका मापांक जेड का स्क्वायर निकाल लेते हैं। इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 1/4 + 1/4 1/2 हो जाएगा, इसका 9/4 + 1/4 बोले तो 5/2 हो जाएगा। अब इनका हमें क्या करना है, समेशन करना है। तो 0 + 1 + 1/2 + 5/2, ये हमारा बन गया 3 + 1 4। हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने z = x + आइटा y लिया, इसमें पुट किया। जैसे ही पुट किया एक समीकरण बनी जिसमें दो समीकरण संख्याएं बराबर थी। हमने उनके रियल पार्ट बराबर किए, हमने उनके वास्तविक पार्ट बराबर किए। पहली इक्वेशन को सोल्व किया, वहां से हमारे पास दो वैल्यू आई, या तो x = 0 या y = -1/2। तो सबसे पहले x = 0 हमने इसमें पुट किया, वहीं से हमारे पास y की दो वैल्यू आई, हमारे पास दो एलिमेंट निकल के आ गए। फिर हमने क्या किया, दूसरी समीकरण में y = -1/2 रखा, वहां से फिर अगेन हमारे पास दो अवयव निकल के आ गए, टोटल 4 अवयव निकल के आ गए। चारों का हमने मापांक के स्क्वायर निकाल लिया और उनका एडिशन कर दिया, और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक समुच्चय है, ठीक है, जिसमें क्या है, ये बैंकर सी एक समीकरण संख्या Z1, उसका रियल पार्ट उसका अव्यय, ठीक है। और ऐसे है कि इसमें Z का रियल पार्ट कितना है, 3 है। ये क्या बोल रहा है, इसका अंतराल। इसका मतलब इस समुच्चय में कोई जो भी अव्यय आएगा रियल पार्ट ऑफ Z1, वो हमें देखना है कि कहाँ से कहाँ तक रहने वाला है, ठीक है। इसको अभी समझाते हैं। जैसे ये 16 क्या आएगा ना, तब आप अंतराल का मतलब समझ पाओगे। उसका अंतराल ये, तो हम अंतराल निकालेंगे, तुलना करेंगे, अल्फा आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले z बराबर क्या ले लेते हैं, x + आइटा y ले लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया रखा है, रियल पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ z यहाँ से कितना आ जाएगा, x, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। तो हमारी समीकरण संख्या क्या हो जाएगी, z क्या हो जाएगी, 3 + आइटा y। इसका मतलब हमारे पास क्या है, एक ही अननोन है। अब इसमें हम पुट करेंगे। ये पुट करने से पहले हम क्या करते हैं, इनको अलग से सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो z = 3 + आइटा y हो गया हमारा। तो z बार बराबर क्या हो जाएगा, मापांक ऑफ z का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 9 + y², जो कि हमें क्वेश्चन में काम आने वाला है ना। तो सबसे पहले ऊपर वाला जो अंश में है उसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। z - z बार प्लस z बार। z बराबर कितना है, 3 + आइटा y। z बार बराबर कितना है, 3 - आइटा y प्लस z बार कितना हो गया, 9 + y² हो गया। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे 9 + y² तो हमारा बचेगा ही बचेगा, यहाँ से 3 कैंसिल होकर 2 आइटा y बच जाएगा। तो ये तो वो है जो हमारे अंश में। अब हर वाले को ले लेते हैं। हर वाला क्या है, 2 - 3z प्लस 5z बार, माइनस z की जगह आ जाएगा 3 + आइटा y, बार की जगह आ जाएगा 3 - इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 2 - 9 बन गया, ये माइनस का 3 आइटा y, ये प्लस का 15 और माइनस का 5 आइटा y। 15 2 17 मुँह 9 हो गया, बच्चे 8 है, और ये माइनस का 8 आइटा y, या फिर 8 × 1 - आइटा y। ये हमारा कुल मिला के जो रियल पार्ट ऑफ ये बैंकर सा दे रखा है, ये निकल के आ गया हमारा रियल पार्ट ऑफ 9 + y² प्लस 2 आइटा y डिवाइडेड बाई 8 × 1 - आइटा। तो इसको अगर हम z1 लें तो इसका रियल पार्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके नीचे वाली समीकरण संख्या के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 + y² प्लस 2 आइटा y है हमारा ऊपर, और नीचे 8 × 1 - आइटा। तो इस समीकरण संख्या के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि हमारा ये नीचे से आइटा हट जाए। तो नीचे तो हमारा बन जाएगा 1/8 × 1 + y² बन जाएगा। ऊपर हमारा क्या बनेगा, 9 + y² मल्टीप्लाई होगा, तो 9 + y² 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस आइटा y से मल्टीप्लाई होगा कौन, 9 + y²।
फिर 2 आइटा वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, आइटा वाई से मल्टीप्लाई होगा, आइटा स्क्वायर बन के माइनस का बनेगा 2 y²। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इसका सिर्फ रियल पार्ट चाहिए। तो रियल पार्ट में देखो 1/8 इंटू 1+y² तो आएगा ही आएगा। ऊपर से क्या आएगा रियल पार्ट में, 9+y² आ जाएगा। अब देखो ये इसके पूरे में आइटा है तो ये नहीं लेंगे, इसके आइटा है नहीं लेंगे, माइनस का क्या आ जाएगा 2y²। यानी ऊपर बच गया 9 - y², नीचे बच गया 8 इंटू 1+y²। अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाले y² को गायब करते हैं। हम क्या करते हैं, y² में एक बार +1 कर देते हैं, एक बार -1 कर देते हैं। जैसे ही ऐसा करेंगे ये बन गया हमारा ऊपर वाला। देखो 9 - y² + 1 को तो हम रख लेते हैं, -1 को बाहर कर देते हैं। y² 1 प्लस क्यों बनाया, क्योंकि नीचे है, हम डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, ऊपर कोई भी 1+y² नहीं बचेगा। ठीक है, नीचे हमारा 8 इंटू 1+y²। फाइनली हमारा रियल पार्ट ऑफ z1 बराबर क्या आ जाएगा, पूरे के 1/8 तो चल ही रहा है, ये तो हमने बाहर ले लिया। ऊपर क्या है हमारा 10 - 1+y², और डिवाइड में क्या है 1+y²। दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा 10/1+y² -1। तो ये वो हमारा समुच्चय निकल के आ गया। अगर हम इसको ए नाम दें तो ये हमारा समुच्चय आ गया कि 1/8/10/1+y² -1 इसका क्या है, अव्यय है। जहाँ पे z बराबर x प्लस आइटा वाई है और z आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब इसका क्या पूछ रखा है हमें, अंतराल। अंतराल मतलब ये हुए कहाँ से कहाँ की वैल्यू लेगा, तो वो हम बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि y² का हमें अंतराल पता है, y² हमेशा 0 या 0 से बड़ा रहने वाला है, ये हमें पहले से पता है। क्यों, किसी y हमें पता है क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या का स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा रहेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इस पूरे में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले 1 चाहिए तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। अब हमें क्या चाहिए, इसको 1+y² हो गया। ओके, 1+y²। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड कर दिया ना, 1+y² क्या रहेगा, 1 से बड़ा, है ना। देखो 1+y² क्या रहेगा, 1 से बड़ा। हमने क्या किया, दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब हमें इसका क्या करना है, व्युत्क्रम। जैसे ही व्युत्क्रम करेंगे इसका क्या बदलेगा, साइन बदल जाएगा। यहाँ से क्या आ गया, 1/1+y² <1 आ गया। लेकिन हमें ऑलरेडी पता है कि y² पॉजिटिव है, तो ये पूरी संख्या पॉजिटिव है, तो ये पूरी संख्या ऑलरेडी क्या है, 0 से बड़ी है। तो हम 0 से बड़ा भी लेके चलेंगे। तो हमारा क्या आ गया, 0 से बड़ा है कौन, 1+y² और <1। या फिर दूसरा मेथड देखते हैं। हमें पता है कि y² क्या रहेगा, 0 से बड़ा और <∞। 1+y² करेंगे तो 1 से बड़ा y² + 1 और <∞ को तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें इसका क्या करना है, व्युत्क्रम करना है। तो 1 का व्युत्क्रम 1+y का व्युत्क्रम 1/1+y²। इन्फिनिटी का 1/∞ होगा जो 0 बन जाएगा, तो 0, और अस्मिका का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि 1/1+y² 0 और 1 के बीच में रहेगा। अब हम इसको पूरे को क्या करेंगे, उसमें कन्वर्ट कर देंगे जो हमें चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले वहां पे 10 चाहिए, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो 0 ही रहेगा, ये 10 बन जाएगा। अब 10/1+y², अब -1 चाहिए तो -1 कर देते हैं। अब देखो -1 मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसमें अस्मिका का चिन्ह नहीं बदलेगा। अगर -1 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा चिन्ह बदल जाता। हमने क्या किया, इधर -1 कर दिया, इधर -1 कर दिया, इधर -1 कर दिया, वो हम कर सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, 1/8 चाहिए पूरे के, तो पूरे को 1/8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/8 हमारी पॉजिटिव संख्या है, तो अस्मिका का चिन्ह नहीं बदलेगा। ये बन गया 9/8। अब हमारा ये पूरा वो अवे, अगर अल्फा ले तो अल्फा आ गया, सॉरी अल्फा तो ले नहीं सकते, ये हमारा वो अव्यय आ गया। अब अव्यय का अंतराल क्या आ गया हमारे हिसाब से, -1/8 से 9/8 तक, जबकि क्वेश्चन वाले ने क्या दे रखा है, अल्फा से बीटा। तो तुलना करेंगे, अल्फा बराबर -1/8, बीटा बराबर 9/8। क्वेश्चन वाले ने क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन वाले ने पूछा चॉइस इंटू बीटा माइनस अल्फा। वैल्यू पुट कर देते हैं, 9 - 8, अब माइनस यहाँ तो दोनों मिलके प्लस, ये बन गया 24 इंटू 10/8। 8 से कैंसिल हो गया, ये 30 हमारा करेक्ट आंसर आ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था।
शुरू में ही देखते तो अंतराल से हम घबरा जाते, लेकिन हमने क्या किया, z बराबर एक्स प्लस आइटा वाई लिया, रियल पार्ट z3 ले रखा था, एक ही अननोन था y। फाइनली हमें क्या मिला है कि इसको जैसे ही सोल्व किया, रियल पार्ट हमने निकाला, हमारे पास क्या आया, एक अवयव निकल के अवयव निकल के क्या आया, 1/8 इंटू 10/1 प्लस। अब इसका अंतराल चाहिए हमें, जो भी अवयव आया अंतराल में हमें क्या चमका, वाई स्क्वायर हमें पता है 0 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा होगा, और फिर हमने इसको पूरे को क्या किया, इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हम तभी कर सकते थे जब हमने ऊपर वाई स्क्वायर को हटाया, क्योंकि ऊपर वाई स्क्वायर रहता तो हम नहीं बता सकते थे, है ना। तो वाई स्क्वायर को ऊपर से हटाने के लिए क्या है, हमने ऊपर 1 प्लस वाई स्क्वायर बना लिया, फिर अलग अलग डिवाइड कर दिया, है ना, तो वाई स्क्वायर गायब हो गया। फाइनली हमारा अंतराल निकल के आ गया, अंतराल से हमारी अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि क्या है, सिंपल हमारा मापांक का क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में जो दे रखा है उनकी वैल्यू निकालते रहो। Z1 Z2 हमें दे रखे हैं, Z हमें दे नहीं रखा, तो Z बराबर वही हमने हमारा स्टैंडर्ड एक्स प्लस आइटा वाई रख देते हैं। ये क्या बोल रहा है, ये एक समुच्चय है जिसमें समिश्र संख्या है, लेकिन वही समिश्र संख्या है जो क्या करे, इस दी गई इक्वेशन को संतुष्ट करे। तो हम देख लेंगे, इसमें रख देते हैं क्या आता है ना। तो सबसे पहले हमें मापांक को Z माइनस Z1 का स्क्वायर चाहिए। हमें क्या चाहिएगा, मापांक ऑफ Z माइनस Z1 का होल स्क्वायर। मापांक ऑफ Z की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस आइटा वाई। Z1 की जगह हमारा क्या है, 2 + 3 आइटा, इसका होल स्क्वायर, है ना। तो ये बन गया। अब वास्तविक भाग एक जगह कर देते हैं और काल्पनिक भाग एक जगह। मापांक है, स्क्वायर ऑलरेडी है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो एक एक्स स्क्वायर आएगा, एक प्लस का यहाँ से वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ से माइनस का 4x आएगा, यहाँ से माइनस का 6y आएगा, यहाँ से प्लस का 4 प्लस का 9 प्लस का 13 आ जाएगा। तो ये मापांक Z माइनस Z1 आ गया। इसी प्रकार मापांक Z माइनस Z2 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। Z तो हमारा वही चल रहा है एक्स प्लस आइटा वाई, Z2 दे रखा है क्वेश्चन में 3 + 4 आइटा, यानी x माइनस 3 है इस बार, और आइटा इंटू वाई माइनस 4 है पूरे का स्क्वायर। ये बन गया हमारा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ से माइनस का 6x आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 8x आ जाएगा, प्लस का 9 प्लस का 16 क्या बन गया, प्लस का 25। और एक तीसरा हमें चाहिए Z1 माइनस Z2 के मापांक का स्क्वायर। तो ये हमारा था 2 + 3 आइटा माइनस 3 + 4 आइटा। ये हमारा बच गया कितना, -1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर, जो कि 1 + 1 = 2 आ जाएगा। अब सारी वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पुट करनी है। पुट करके हमें देखना है क्या आता है ना। तो उसमें हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है मापांक Z माइनस Z1 और इनका सब्ट्रैक्शन, है ना। तो क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले मैं Z माइनस Z1 का होल स्क्वायर बराबर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस का 13, माइनस क्या है Z माइनस Z2 के मापांक का स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का 6x बन जाएगा, प्लस का 8y बन जाएगा, और माइनस का 25। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर। एक्स स्क्वायर गया हमारा, वाई स्क्वायर हमारा गया, 6x में से माइनस का 4x गया, 2x बचा, 8y माइनस 6y 2y बचा, 13 में से माइनस 25 तो -12 बराबर 2। यहाँ से आ गया x प्लस वाई बराबर 7 आ गया, यानी x प्लस 7 और y बटा 7 बराबर 1, जो कि हमारी क्या है, एक सरल रेखा है। और ये दोनों हमारे क्या है, एक्स एक्स पे काटा गया अंतःखंड है, और ये वाई एक्सेस पे काटा गया अंतःखंड है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक सरल रेखा है जिसके निर्देशांक अक्षों पर अंतःखंडों का योग इतना है। तो अति परिवलय वाले तो कैंसिल हो गए, दो ऑप्शन है, सरल रेखा है लेकिन अंतःखंडों का योग चाहिए हमें। अब अंतःखंड कितना है, एक 7 है, दूसरा 7 है, योग करेंगे कितना आएगा, 14। तो डी आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतःखंडों का योग कितने, 14 है। तो आसान क्वेश्चन था, Z बराबर एक्स प्लस आइटा वाई, इसमें लेके देख लो, कैलकुलेशन पार्ट था और कुछ नहीं था, है ना, फाइनली सोल्व करना था। सेम क्वेश्चन वही है, ठीक है। Z बराबर एक्स प्लस आइटा वाई हमें पुट करना है बस। जैसे ही पुट करेंगे एक्स वाई में एक समीकरण बनेगी, फिर हमें पता होना चाहिए कि वर्त की समीकरण है या किसकी है। तो इसको सबसे पहले मापांक को हम क्या करेंगे, इसको Z माइनस 2 आइटा बटा Z प्लस आइटा लिख सकते हैं, बराबर कितना है, 2। तो यहाँ से क्या हम Z माइनस 2 आइटा बराबर 2 इंटू Z प्लस आइटा लिख सकते हैं।
है ना। अब क्या करेंगे, देखो जेड माइनस टू आइटा अगर सीधा रखना शुरू कर दिया हमने तो क्या होगा, तो अंडर रूट आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो जेड माइनस टू आइटा का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू जेड प्लस आइटा के मापांक का स्क्वायर। जेड बराबर क्या ले लेते हैं, एक्स प्लस आइटा वाई। तो ये तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस आइटा कॉमन आके वाई माइनस 2 के मापांक का स्क्वायर बराबर जेड इंटू एक्स प्लस आइटा कॉमन आके वाई प्लस 1 के मापांक। अब मापांक निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर। सोल्व करते हैं, इधर आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस इधर अंदर 4 मल्टीप्लाई होके 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, यहाँ से +1 आएगा प्लस 4 प्लस 2y आएगा तो 8y आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हमारा बच गया 3x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो गया और इधर ये 4y इधर आके प्लस का ओके 12y बराबर 0। अब 3 से डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y बराबर 0। अब हमें कैसे पता चलेगा ये वर्त की समीकरण है, वर्त की समीकरण के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए किसके, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के, और एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक्स वाई का कोई कोफिशिएंट है नहीं इसमें, तो वो सॉरी कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का बराबर है, तो इसका मतलब ये वर्त की समीकरण है। वर्त की समीकरण क्या होती है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 हो, तो इसका जो केंद्र आता है वो क्या आता है, -g और -f, और रेडियस क्या आती है हमारी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर इसे हम तुलना करें तो जी बराबर तो क्या आ जाएगा 0, क्यों, क्योंकि एक्स का हमारे पास टर्म ही नहीं है और एक्स का गुणांक का आधा कौन होता है, जी। एफ बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एफ क्या होता है, वाई के कोफिशिएंट का आधा। तो 2f बराबर 4, तो f बराबर 2। तो हमारा केंद्र क्या आ गया, 0, -2, त्रिज्या कितनी आ जाएगी, जी स्क्वायर 0 प्लस 4, और सी बराबर क्या है 0, ये कितनी आ गई 2। तो क्वेश्चन वाले ने हमें क्या पूछ रखा था कि एक वर्त है, त्रिज्या 2 है, सही बात है, केंद्र 0 -2, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने क्या देखा, अभी तक हमने समीकरण संख्या का एक पार्ट कंप्लीट किया था, जिसमें हमने मापांक जेड बेसिक समीकरण संख्या का, जिसमें z1 बराबर z2 हमारे बहुत काम आता है, जिसमें रियल पार्ट और काल्पनिक भाग दोनों बराबर करने होते हैं, 2 समीकरण बनती हैं। इसके अलावा हमने क्या देखा था, संयुग्मी पे बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे। कोई भी संख्या क्या है, वास्तविक है, रियल पार्ट ऑफ z बराबर 0 है, तो इसका मतलब क्या था हमारा कि z प्लस जेड बार बराबर 0। काल्पनिक है, इसका मतलब वो सॉरी ये काल्पनिक है, इसका मतलब वास्तविक भाग 0। अगर वास्तविक है मतलब काल्पनिक भाग 0, इसका मतलब z बराबर जेड बार। ठीक है, ये हमारे बहुत काम आया था। जेड बार का स्क्वायर ये भी देखा था हमने, इसमें हमने मापांक जेड और संयुग्मी की बहुत सारे गुणधर्म देखे, है ना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।